नमस्कार, आप देख रहे हैं बीच बाजार। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले मार्केट्स की बात करें तो 2 दिन से लगातार हम देख रहे थे कि बाजार में गिरावट के साथ कारोबार हो रहा था। आज वो गिरावट थमती हुई दिखी, एक गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद हायर लेवल्स पे हमने बाजार में बनते हुए दिखे, लेकिन हायर लेवल्स पे कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी बाजार में हावी हो रही है। तो अब हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रेलिगर ब्रोकिंग के सीनियर वीपी रिसर्च रवि सिंह जी कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उनके पास चलते हैं, उनका स्वागत करते हैं। रवि सर, बहुत स्वागत है आपका सर। वेरी गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे संदीप जी यहाँ पर जोड़ने के लिए। और उम्मीद है कि विवेक जी के साथ अच्छा डिस्कशन हमारा चलता है। तो सर, मार्केट्स पे पहले बातचीत कर लेते हैं कि मार्केट में आज हमने गैप अप ओपनिंग हुई, उसके बाद हाई लेवल्स भी हमने देखे, थोड़ा बिल्ड ऑन भी किया, लेकिन हाई लेवल्स पे हम टिक नहीं पा रहे हैं। तो क्या बॉर्डर पे जो टेंशन है वो हमारे दिमाग में चल रहा है, बाजार पे हावी हो रहा है, या फिर आपको लगता है कि नॉर्मल कोर्स ऑफ प्रॉफिट बुकिंग है, कोई ऐसी घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है? देखिए, इस समय विवेक जी जिस हिसाब से मार्केट में मूवमेंट है उसमें ये तो जरूर है कि कहीं ना कहीं से डर और कॉन्फिडेंस आपको जो है वो दोनों एक साथ ही आपको दिखाई दे रहा है। और इस समय निफ्टी के जो लेवल्स हैं मेरे हिसाब से ट्रेंड के साथ ही चलिए। अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो उसके लिए तैयार रहिए। अगर आपको गिरावट दिखाई दे रही है बिल्कुल वहां पर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। अप ट्रेंड में थोड़ा सा लिमिटेड और सीमित दिखाई देगा, लेकिन निफ्टी के लेवल्स को एक बार को फोकस कर लेते हैं क्योंकि मार्केट मिड में चल रहा है और यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ मार्केट जाता हुआ नजर आ रहा है। तो कितना रिस्क है, कहां से रिस्क है? 24,320 के अगर नीचे जाता है या 300 के नीचे अगर सस्टेन होना शुरू हो जाए तो आप मान के चलिएगा कि फिर 24,250 200 के आंकड़े आएंगे, यानी 60-70 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में। अगर करंट लेवल से देखें तो 100 पॉइंट की गिरावट निफ्टी में आपको साफ साफ दिखाई देगी। अब तेजी कहां से आएगी? तेजी में बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, जब तक 380 के ऊपर 24,380 के ऊपर मार्केट निकल नहीं जाता, सस्टेन नहीं करता, तब तक यहां पर कोई बहुत तेजी के संकेत नहीं बनेंगे। और आज के दिन बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है तो बैंक निफ्टी के जो दो दिग्गज हैं उनकी तरफ भी ध्यान रखिए। और आईसीआईसी और एचडीएफसी से अब धीरे धीरे नमस्ते, थैंक यू करते चलिए। क्योंकि मैं आज संदीप जी को विवेक जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये भी इसी हिसाब से चलते हैं। चलिए सर, बहुत धन्यवाद आपका। इस बीच सर, एक वोडाफोन को लेकर हमारे दर्शक हैं, सवाल पूछ रहे हैं कि आज न्यूज़ फ्लो भी है, परसों भी हमने देखा था, फ्राइडे के दिन एक ब्लॉक डील हुई थी जिसमें नोकिया का नोकिया ने अपना स्टेक बेचा था और गोल्डमैन सैक्स ने एंट्री की थी। पूरे वीकेंड पे ऐसी खबरें थी कि ₹2.5 का टारगेट दिया गोल्डमैन सैक्स ने और खुद ₹7.65 पे खरीदा है। खैर, वो तो बात है ही है। आज सुबह भी खबर आई है कि इन्होंने 2 नए जगह पर 5G लॉन्च किया और मई में हो सकता है शायद दिल्ली बेंगलुरु में भी 5G लॉन्च हो सकता है। हमारे एक दर्शक पूछ रहे हैं कि वीआई शेयर का बता दो सर, क्या करना चाहिए उसमें, अभी फिलहाल कैसा स्ट्रैटेजी लेनी चाहिए? संदीप जी, ये एक ऐसा महान शेयर है जिसको जितनी इंफॉर्मेशन होती है वो उतने कॉन्फिडेंस से कहता है और लगता है कि डायरेक्ट मेरे ख्याल से कंपनी के प्रमोटर ओनर उसी को फोन करके ये बता रहे हैं कि मैं शेयर को यहां ले जाऊंगा। और उतनी ही एक्सरसाइज यहाँ पर देखने को मिलती, थोड़ा सा कुछ होता है तो मैं तो मार्केट में जब सेमिनार और वेबिनार करने के लिए जाता हूँ संदीप जी, तो जो आपने ये तो सज्जन है कि जिन्होंने बड़े सीधे तरीके से पूछ लिया सवाल। नहीं तो अदरवाइज मुझे पहले न्यूज बताई जाती, इंफॉर्मेशन दी जाती, फिर पूछा जाता है कि शेयर में क्या लग रहा है। तो आप समझ रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो सर, कबाड़ कबाड़ ही रहेगा और कचरा कचरा ही रहेगा और अच्छा अच्छा ही रहेगा। कहने का मतलब ये है कि इसकी जो चाल है वो नीचे में 5 रुपए, ऊपर में 8 रुपए। अब आप जहां खरीद के फंस जाओ ये आपकी गारंटी है। एक चीज का तो कंफर्मेशन जरूर है यहाँ पर कि सभी को इसकी इंफॉर्मेशन पता है और सभी यही कहते हैं कि बड़ा प्रोजेक्ट ले रहे हैं, बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन शेयर नहीं चल रहा है। तो कहीं ना कहीं से आप ट्रैप हो रहे हैं। आपसे ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने वाला कोई है जो माल बेच के जा रहा है, तो बेटर है कि बिका हुआ माल बेचने दीजिए। आप मत झंझटों में पड़िए। इससे आपको खुशी तो मिल जाती है कि स्टॉक मार्केट पर निवेश किया हुआ है, लेकिन रिटर्न नहीं मिलता है। तो मेरे हिसाब से अवॉइड रखें। और टारगेट की बात करें तो 6-6.5 रुपए दिखाई देता है। 6-6.5 रुपए के टारगेट नजर आते हैं सर। एक आईटीसी होटल पे भी आपकी राय दे दीजिए, फिर हम स्टॉक एक्सरे की तरफ बढ़ेंगे। 197 रुपए। हमारे एक दर्शक हैं विशाल शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि मैंने 197 पे ले रखा है, इट्स फॉलिंग विदाउट हिटिंग टारगेट 220। तो इनके मन में 220 का टारगेट था, टारगेट हिट नहीं हुआ, खैर उससे पहले ही ये गिरना शुरू हो चुका है। इनकी 197 की खरीद है सर, क्या करें?
देखिए 197 की खरीद है, 197 चल रहा है फिलहाल, गिरावट में 188 तक जा सकता है। चॉइस आपकी, अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो एग्जिट कर जाइए, इंट्राडे ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो 190 का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए, 6 रुपए का रिस्क और ले लीजिए। लेकिन 220 थोड़ा असमंजस वाला लेवल है, 208 210 तक आकर थक जाएगा। चलिए ठीक है सर। तो इसी के साथ छोटे टिकट साइज वाले जो स्टॉक्स होते हैं वहाँ पे रिटेल निवेशकों का फोकस काफ़ी ज़्यादा होता है, सवाल भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, इसीलिए हमने ये जो खास सेगमेंट है छोटे शेयर ऊंची छलांग, ये आपके लिए इंट्रोड्यूस किया भी था। इस सेगमेंट को अब हम यहीं पे विराम देते हैं और बढ़ते हैं स्टॉक एक्सरे की तरफ। स्टॉक एक्सरे में आज हमारा जो फोकस रहने वाला है वो है सुज़लॉन को लेकर। ये भी एक छोटे टिकट साइज वाला स्टॉक है जहां पे रिटेल निवेशकों की बहुत ज़्यादा रुचि रहती है। इस स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो करीब 58 रुपये के आसपास कारोबार हो रहा है, लेकिन शेयर में अगर आप देखेंगे तो सितंबर में 86 रुपये का हाल का उच्चतम सर्च हुआ था और वहां से हमने देखा है कि अच्छी खासी फॉल इसमें देखने को मिली है। स्टॉक अभी भी एक तिहाई नीचे है, 33% का फॉल आपको उन लेवल से नजर आएगा। अब ये शेयर चल क्यों नहीं रहा है? चल इसलिए नहीं रहा है क्योंकि कुछ बड़े संस्थागत निवेशक, जिसमें डीआईएस यानी कि जो घरेलू निवेशक हैं, संस्थागत निवेशक, उनकी ओर से हिस्सा बिक्री होती हुई दिखी, उनका भरोसा कम होता हुआ दिखा है। चौथी तिमाही की अगर आप बात करेंगे तो डीआईएस ने 9.3% वाला जो स्टेक था उसे घटाकर 8.9% के आसपास कर लिया, 8.73% टू बी प्रिसाइज। और पावर शेयरों को लेकर वैसे भी हम देख रहे हैं कि जो सेंटीमेंट है वो थोड़ा सा नेगेटिव होता हुआ देखा है पिछले कुछ समय में। तो सर ये जो सुज़लॉन में मैं ट्रिगर्स की बात करूंगा, इसके लेवल्स की भी हम बात करेंगे। ये जो हाई लेवल से गिरावट हुई है ये क्या जस्टिफाइड है? केवल जो डीआईएस की ओर से खरीदारी बिकवाली की गई है, हिस्सा कम किया गया है, उसी की वजह से, या फिर कुछ और भी आपको नजर आता है स्टॉक में? बिल्कुल आपने संदीप जी सही बताया, और मुझे लगता है डीआईआईज एफआईज जब बेचते हैं तो हमारे रिटेलर जो हैं वो कोशिश करते हैं प्रमोटर बनने की और सोचते हैं कि हम ही खरीद लेते हैं, तो कुछ ऐसी ही तैयारी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और जहां तक स्टॉक की बात है, देखिए स्टॉक तो 48 रुपए आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और 65 रुपए बेचने का टाइम है, वहां पर रुकना नहीं चाहिए। लेकिन चॉइस आपकी अपनी है, एनालिसिस हमारा अपना है, और फॉलो ना करना या करना ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन फिलहाल इस स्टॉक में अभी मोमेंटम नहीं है, और मोमेंटम अभी थोड़ा थका हुआ है, 52 रुपए के आसपास तो इमीडिएट टारगेट दिखाई दे रहे हैं। अच्छा सर, आप कह रहे हैं ना कि रिटेल में ये टेंडेंसी है, जहां पे संस्थागत निवेशक बेचते हैं तो वहां पे रिटेल लैप कर लेते हैं, खासतौर पे पीएसयू शेयरों में ये हुआ भी है। लेकिन इस स्टॉक की जहां तक बात है सुज़लॉन की, इसमें भले ही डीआईएस ने अपनी हिस्सेदारी कम की है, लेकिन रिटेल नो डाउट बड़ा है, जैसे आप हाईलाइट कर भी रहे हैं। लेकिन एफआईज ने भी इसमें अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, भले ही मार्जिनली बढ़ाई है, 22.87% उनका हिस्सा था, वो बढ़कर अब 23% के पार पहुंचता हुआ दिखा है। वैसे भी इनके नंबर्स भी अगर आप देखेंगे फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। इनकी Q4 की अगर आप माफ़ कीजिए Q3 का नंबर होगा, जो पिछला लेटेस्ट नंबर हमारे पास मौजूद है, इसमें आय जो है वो 63% बढ़ी थी और जो मुनाफा है वो 44%, अच्छा ये अनुमान है, बढ़ने का अनुमान है। इस बार भी नंबर काफ़ी स्ट्रांग रहेंगे। पिछला क्वार्टर अगर मुझे सही याद है, आई थिंक इनका मुनाफा डबल भी होता हुआ दिखा था। तो इस बार के जो नंबर्स हैं काफ़ी सॉलिड रह सकते हैं, पहले भी नंबर्स काफ़ी अच्छे रहे हैं। और इसमें टू एड ऑन इनकी आप ऑर्डर बुक देखिए, बेहद स्ट्रांग ऑर्डर बुक है इनकी, रिकॉर्ड लेवल्स के आसपास इनकी ऑर्डर बुक है। 5622 मेगावाट के ऑर्डर इनके पास ऑलरेडी मौजूद हैं। माना जा रहा है कि FY25 यानी कि जो पिछला वित्त वर्ष बीता है उसमें ऑर्डर पूरा करने की जो रफ्तार है वो 1400 मेगावाट के आसपास रही है। कंपनी ने FY24 में भी देखें तो 710 मेगावाट के जो ऑर्डर हैं वो पूरे किए हैं। अब अगर आप फॉरवर्ड लुकिंग देखें तो FY26-27 में ऑर्डर पूरा करने की जो रफ्तार है वो तेज हो सकती है, उसमें और गति आती हुई नजर आ सकती है। माना जा रहा है, ऐसे एनालिस्ट अनुमान करके चल रहे हैं कि FY26 FY27 यानी कि जो मौजूदा वित्त वर्ष है, अगले वित्त वर्ष में देखें तो 2.5 से 3400 मेगावाट के जो ऑर्डर हैं ये कंपनी पूरा करती हुई नजर आ सकती है। तो अगले 2 साल सालाना 50% से ज्यादा इनका जो रेवेन्यू और प्रॉफिट है उसमें ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इस क्वार्टर के भी नंबर्स आप देखें तो प्रॉफिट 44%, आय 63% बढ़ने का अनुमान है। तो एफआई से हिस्सेदारी खरीद रहे हैं, उन्होंने हिस्सेदारी बढ़ाई है, अपनी भरोसा और इस कंपनी के ऊपर जताया है। ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, एग्जीक्यूशन अच्छा होता हुआ दिखेगा और उसका रिफ्लेक्शन जो है वो इस कंपनी के नंबर्स में आता हुआ नजर आएगा। सर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? सर ये जो ऑर्डर बुक रिकॉर्ड लेवल्स पे है, एग्जीक्यूशन मजबूत होता हुआ दिख रहा है, इस कंपनी को के लिए ये अच्छी बात नहीं है, या फिर आपको लगता है कि ऑलरेडी डिस्काउंटेड है इस स्टॉक में?
नहीं, ऑलरेडी जो आप ये पूरी की पूरी डिटेल बता रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप संदीप जी, मैं आपको इसीलिए सुनता हूँ क्योंकि आप बहुत डिटेलिंग में बताते हैं, और जो आपका बताने का तरीका लगता है, आप बोलते रहे मैं सुनता रहूं, तो कुछ ऐसी स्थिति है। लेकिन फिलहाल ये जरूर कह सकता हूँ कि स्टॉक में अभी का जो मोमेंटम है उस पे ये सारी चीजें डिस्काउंटेड है, थोड़ा सा पुल बैक आएगा। मैं तभी तो कह रहा हूँ कि आपको 65 के लेवल अगर मिलते हैं तो वो आपको एग्जिट करने के लिए वाजिब है, क्योंकि थोड़ा उसके बाद फिर से एक फॉल देखने को मिलेगा। एक्चुअली में प्रॉब्लम इस बात की है कि ये स्टॉक जब चलता है तो 65 जिस स्पीड में जाता है उस स्पीड से लगता है कि ये जल्दी अब 90 रुपए को पार कर जाएगा, और इन्वेस्टर इसी ट्रैप पे फंस जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आप उस ट्रैप में मत फंसें, और बहुत ही प्रिंसिपली ट्रेड करें, और बहुत ही प्रिंसिपली इसमें निवेश करें, और उसके लिए फिलहाल आप ऐसे शोज फॉलो करते रहें तो ज्यादा अच्छा है। थोड़ा इसके सर वैल्यूशन की भी बात कर लेते हैं। वैल्यूशन वाइज देखें तो ये स्टॉक मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट के मुताबिक FY26 FY27 में जो अनुमानित EPS है वो ₹1.60 से ₹2.40 के बीच में रहने का अनुमान है। 58 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, तो उस लिहाज से 24 के आसपास का जो अनुमानित PE मल्टीपल है उसके आसपास ये स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा। मोतीलाल ओसवाल ने खरीदारी करने की राय दी है, 75 रुपये का टारगेट उन्होंने रखा है, तो उनको लगता है कि एग्जीक्यूशन मजबूत होता हुआ नजर आएगा। ऑर्डर फ्लोज जो हैं वो तो मजबूत है ही हैं, एग्जीक्यूशन अच्छा होगा तो इनके नंबर्स में भी रिफ्लेक्ट होता हुआ दिखेगा, जिस वजह से स्टॉक 75 रुपये तक जा सकता है। सर 65 रुपये के लेवल की आपने बात करी, 65 रुपये का लेवल कितना इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है? जो आप कह भी रहे हैं कि 65 के आसपास हर किसी को लगता है कि ब्रेकआउट हो गया फिर ये 90 तक चला जाएगा, तो 65 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिल्कुल देखिए, 65 का लेवल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार जब सुजलॉन में एक रनअप देखने को मिलता है तो 62 65 के आसपास आके थक जाता है, और लेकिन जोश उतना ही दिखाई देता है। फिलहाल अभी नंबर्स के हिसाब से अगर समझने की कोशिश भी करते हैं तो 75 टारगेट जो आप अगर बात करें तो थोड़ा सा ऑप्टिमिस्टिक टारगेट है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर टारगेट ऊंचा रखेंगे तो शायद मेरे ख्याल से थोड़े नीचे लेवल तक तो जरूर आता हुआ नजर आएगा, और सेंटीमेंट यहाँ पर बदलते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल सुजलॉन में बहुत कुछ ऐसा करने के लिए नहीं है। इससे ज्यादा जो है वो आपको एनर्जी काउंटर के स्टॉक्स, या फिर आपको पावर के जो आपने अभी बात कही, जो कि आपके लिए ज्यादा अच्छे ऑप्शन अवेलेबल हैं। अगर मैं कंपैरिजन करता हूं तो टाटा पावर या फिर पावर ग्रिड या फिर NHPC से ज्यादा बेटर ऑप्शन है, ज्यादा कॉन्फिडेंस देते हैं, कम से कम आपको डिविडेंड मिलते हैं, तो वो सारी खुशियां भी मिलती हैं और आपका रिस्क नहीं होता। क्योंकि सुजलॉन ने जिस हिसाब से साल दर साल में रिस्क जनरेट किया है उससे लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म हो जाता है। क्योंकि देखिए, आप इस स्टॉक को अगर आप देख रहे हैं तो आप ये भी देख पाएंगे कि आपने इसका कुछ दिन पहले यानी कि 2000 अक्टूबर 2024 में इसका 80 का लेवल, 82 का लेवल देखा, और अक्टूबर से अब तक वो स्टॉक आधा रह गया, यानी कि वापस से 50 के पास पहुंच गया, और जो परसेंटेज लॉस है वो बहुत ज्यादा है। मतलब कि अगर आप कोई भी स्टॉक गिरता है तो 20-25% तो आप देख पाते हैं, लेकिन अगर 40-45% स्टॉक अपने हाई से गिर जाता है तो 100% की रैली उसको देनी होती है, और वो सुजलॉन पे फिट नहीं बैठती है। तो कहीं ना कहीं से इन्वेस्टर को हाई वोलेटिलिटी और रिस्क ज्यादा बड़ा देखने को मिलता है, इसीलिए मैं इस स्टॉक को थोड़ा सा केयरफुली ट्रेड करने की राय देता हूं। ओके, ठीक है, परफेक्ट है सर। एक ही सवाल आपसे, लेना तो नहीं है, फ्रेश एंट्री नहीं करनी है, आप कह रहे हैं कि 52, उसके इनफैक्ट बाद में 50 के नीचे भी जा सकता है। जिनके पास रखा हुआ है, जो होल्ड कर रहे हैं, उनको क्या सलाह देंगे? आपको लगता है कि वो हमारी सुनेंगे, आपकी सुनेंगे? उनको तो रखना ही रखना है, 65 तक ले जाना है, और 65 पे आने के बाद फिर 75 और 85 के टारगेट देखने हैं, उसके बाद फिर 48 देख लेना है। तो ये सारी वो ये उनके ऊपर कॉल है। लेकिन हाँ, फिलहाल मैं ये कहूंगा कि 65 का लेवल अगर मिले तो निकलना चाहिए। वापस 48-52 मिले, एंट्री भी करते रहिए, मैं एंट्री करने के लिए खिलाफ नहीं हूं, लेकिन स्ट्रैटेजिकली अगर ट्रेड करेंगे तो शेयर मार्केट से पैसे मिलेंगे, अगर आप सेंटिमेंट में ट्रेड करेंगे तो स्टॉक मार्केट पे पैसे जाएंगे। ठीक है, तो नीचे में मिले तो वहाँ पे आप एंट्री कीजिए, और जिनके पास है वो एग्जिट कर लें, या तो फिर अपना मुनाफा वसूल कर ले अगर हो रहा है, क्योंकि 52 उसके नीचे के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं। लोअर लेवल्स पे मिलता है तो ज़रूर आप खरीदारी करके चल सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 65 उसके बाद 90 तक के लेवल्स भी आ जाएंगे। ऐसी उम्मीद आप ना रख के चलें, ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो स्टॉक एक्सरे में आज के लिए बस इतना ही। सुजलॉन पे हमारा ये खास डिस्कशन था। चलिए सर, वो कहते हैं ना कि आप आए बाहर आई, रिलायंस देखिए पहली बार 1400 का लेवल पार हो गया। कल हमने देखा था 5% का मूव था रिजल्ट्स के बाद, 11 महीने में एक दिन की सबसे बड़ी तेजी थी। शायद आपके आने का इंतजार था सर, 1400 रुपये का लेवल पार हो गया, कहाँ तक लेके जाएंगे?
देखिए, रिजल्ट अगर अच्छे देगा तो कोई भी कंपनी अगर रिजल्ट अच्छे देगी तो उसके उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट जो है वो आपको उसके बाइक प्राइसेस में देखने को मिलेगा। और जिस हिसाब से अभी रिलायंस में दौड़ लगाई है 1450 और 1500 के लक्ष्य की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 1450 एक इमीडिएट यहाँ पर रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। तो हम्म। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है संदीप जी की जो ये तेजी है ये अभी तेजी यहाँ पर बनी रहेगी। प्रॉफिट बुक करने की जल्दी मत करिए। अभी आप पीछे सवाल पूछ रहे थे कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए नहीं करना चाहिए। जब स्टॉक रन कर रहा हो तो उसके पीछे आप भी धीरे रन करिए, मतलब आप उससे आगे निकलने की कोशिश मत करिए, उसके पीछे पीछे चलते रहिए। अभी फिलहाल 1404-5 दिखाई दे रहा है, लालच आ रहा होगा, किसी ने 1200-1300 पे खरीदा है। और बहुत से जो सवाल आपके यहाँ पे आते हैं शायद मेरे ख्याल से उन्होंने भी नीचे लेवल पे ही खरीदा होगा। हाँ, हम्म। अब बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो कहेंगे मैं यहाँ पे खरीद लूं। अब सर आता है पहला क्वेश्चन कि यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि हम्म। 1450 एक टारगेट है, 1320 एक लोअर सपोर्ट दिखाई दे रहा है। तो आप रिस्क रिवॉर्ड देख लीजिए, 60 रुपए, 50 रुपए मिलने को, 60 रुपए जाने को। तो ये ट्रेडिंग पे आप नया ट्रेड नहीं ले सकते हैं। लेकिन अगर आपकी एग्जिस्टिंग पोजीशन है, आपने थोड़ा भी नीचे खरीदा है, 1390 पे भी खरीदा, तो भी आप अपनी पोजीशन को कंटिन्यू रखें, क्योंकि वहां से रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर बैठता है। फिलहाल रिलायंस अभी 1450, और अगर 1450 के ऊपर सस्टेन किया तो 1500 तक जाता हुआ नजर आएगा। तो जिनको होल्ड करना है सर उनको एक स्टॉप लॉस दे दीजिए। देखिए, इस समय के जो अभी के जो लेवल दिखाई दे रहे हैं उसमें 1380 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से है, और आप उसी को फॉलो करें। चलिए ठीक है सर, एक दो सवाल ले रहा हूँ फिर मैं आपकी जो पिक्स हैं उनकी ओर भी बढ़ूंगा। हालांकि आप बातचीत में बड़ी सहजता से बहुत सारे स्टॉक्स के नाम ले जाते हैं। जब पावर सुजलॉन की बात हो रही थी तो आपने टाटा पावर, पावर ग्रिड और उसके साथ साथ एक और स्टॉक था एनएचपीसी जिसकी बातचीत करी थी। मैं आपकी पिक्स की ओर आऊँगा सर। एक दो सवाल मैं दर्शकों के जरूर लेना चाहूँगा क्योंकि दर्शक आपके मुंह से सुनना चाहते हैं सर। आपकी राय है वो बहुत बेशकीमती है, वो बहुत शिद्दत से अपने सवाल भेजते हैं। और देखिए रफ्तार बढ़ भी गई है सवालों की हमारे पास जो आ रही हैं। इसमें आ रहा है एक सवाल था अरमान अली जी का, मैंने इसीलिए वो ले भी लिया आपसे। एक ग्रेविटा इंडिया को लेकर सर सवाल आ रहा है कि 2100 के लेवल पर 60 शेयर हैं, इसमें क्या करना चाहिए? देखिए, ग्रेविटा इंडिया एक टाइम था जब इसपे की एक बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा था, लेकिन उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। लेकिन करंट जो लेवल अभी दिखाई दे रहे हैं, इन लेवल से मुझे लगता है थोड़ा सा पुल बैक आएगा। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा सस्टेन कर रहा है। लेकिन हाँ, 2050 और 2070 के जो लेवल हैं वो काफी स्ट्रांग रेजिस्टेंस के तरीके से हैं। तो फ्रेश पोजीशन भी लेना चाहते हैं तो रिस्क आपका बनता है यहाँ पर कि आप 50-60 रुपए का रिस्क ले सकते हैं। लेकिन पोजीशन अगर एग्जिस्टिंग है तो उसको होल्ड जरूर करना चाहिए। ठीक है सर, डिफेंस शेयरों पे आपकी एक राय दे दीजिए प्लीज़। जिस तरह से टेंशन बढ़ रही है, कल एक इंडिया फ्रांस के बीच में कुछ 26 रफाल एयरक्राफ्ट्स हैं उनको लेकर भी डील हुई है। आपका क्या व्यू है सर? 2 दिन में बहुत सरगर्मी बढ़ी है डिफेंस स्टॉक्स में। देखिए, डिफेंस स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि आपकी टाई की तरह थोड़े कंफ्यूज से हो रहे हैं। ये नहीं समझ आ रहा वो बुलिश जाएं या बेरिश जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी क्लियरिटी का यहाँ पर वेट करना चाहिए। कुछ एक स्टॉक का फायदा जरूर मिलेगा। पहला, जिस हिसाब से आप मोमेंटम देख रहे हो उसमें मुझे लगता है कि एचएएल में और पारस डिफेंस, इनका सीधा सीधा फायदा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बीईएमएल एक अच्छी सीरीज में जा रहा है। और बीएल की बात करें तो उसमें ज्यादा भरोसा मत करिए। 320 325 के लेवल दिखाने के बाद वो प्रॉफिट बुकिंग की तरफ फिर से चला जाएगा। लेकिन ये अभी जो डिफेंस स्टॉक है इनमें फ्रेश खरीदारी करने से बिल्कुल बचिएगा, क्योंकि आप ऐसा ना हो कि आप किसी हाई पे यहाँ पर खरीदारी कर लें। और वैसे मुझे लगता है कि वैसे भी आप लोगों ने डिफेंस के जो स्टॉक्स है उनको काफी पहले खरीद रखा है। एक रिवाइज टारगेट मैं यहाँ पर जरूर एचएएल पे करूंगा, जिससे कि मैं 4800 तक अब देख रहा हूं। तो मैं आपसे कहूंगा कि यहाँ पर थोड़ा पेशेंस लगाकर बैठिए, थोड़े से रेट को और बढ़ने दीजिए फ्रेश एंट्री के लिए। फिलहाल आज एक आध 2 दिन में देखते हैं, अगर कुछ करेक्शन आता है तो एंट्री बनती है, अदरवाइज थोड़ा सा वेट एंड वॉच। देखिए रवि सर ने टाई नहीं लगाई लेकिन क्लैरिटी बहुत है इनके पास। देखिए हमारी टाई भले ही कंफ्यूजन दे रही हो लेकिन इन्होंने टाई लगाई नहीं है, पूरा कंफ्यूजन ही दूर कर दिया है। क्लैरिटी इसे ही कहते हैं सर, ये जो क्लैरिटी है ना आपके पास, इसी की ही दुनिया दीवानी है। चलिए इसी दीवानगी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं सर। अब बताइए वो कौन से स्टॉक्स है जहां पर आपकी नज़र है, जहां आप अभी भी बाजार में रिकमेंड करेंगे कि पैसा लगा सकते हैं और पैसा बनेगा भी वहां पर। बहुत चालाक हैं आप संदीप जी, मतलब इन्वेस्टर को आपको आप स्टॉक दे के जाएंगे ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। अरे सर मैं चालाक होता तो फिर मैं ऐसे कंफ्यूजन की स्टेट में नहीं बैठा होता ना सर। जहाँ देखिए मुझे क्लैरिटी है, यहाँ
देखिए जहां क्लैरिटी है सर, सारे सवाल वहीं पे जाते हैं और दर्शक आप ही को सुनना चाहते हैं। जिस सहजता से आप स्टॉक्स बताते हैं और जिस विनम्रता से आप कह देते हैं कि इससे तो एग्जिट कर लीजिए, कोई पैसा नहीं बनना, टाटा बाय बाय कर लीजिए, ये अंदाज ही अलग है। तो उस चीज को हर कोई सुनना चाहता है। अब वक्त इस चीज का है कि कौन से स्टॉक्स में पैसा लगाया जाए, हर कोई ये सुनना चाह रहा है सर। देखिए मेरे स्टॉक्स बहुत बड़े नहीं होते हैं, लेकिन और छोटे स्टॉक्स पे ही मैं ज्यादा फोकस करता हूँ। जो पहला स्टॉक है वो है एनएमडीसी, जिसे मैं करंट लेवल पर यहाँ पर अभी जो है वो थोड़ा सा अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पोटेंशियल है। 75 इमीडिएट टारगेट और 85 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो अगर रेंज के हिसाब से देखें 14-15% की रैली दिखाई दे सकती है, तो इसको यहाँ पर बाय किया जा सकता है। दूसरा स्टॉक है भेल, जिसे कि आपने रिसेंटली डिफेंस के ऊपर जो एक्शन हुआ है उसको लेकर के भी यहाँ पर चाल देखने को मिली है। 233 रुपए चल रहा है, थोड़ा सा रिस्की जोन में बढ़ा है, लेकिन अभी 255 तक की 255 तक की क्षमता रखता है। स्टॉप लॉस 225 का बनता है। ये हो गए आपके दो छोटे, एक छोटा स्टॉक, एक मिड का स्टॉक, और एक है बड़ा स्टॉक जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजी। और मैं डिक्सन को इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये जल्द ही आपको 17,500 से 18,000 के टारगेट दे देगा। फिलहाल रिसेंटली मैंने जब रिकमेंड किया था तब 15,000 चल रहा था, आज 16,500 चल रहा है, लेकिन अभी भी यहां पर अट्रैक्शन है और ये 17,500 तक जाएगा। तो इसमें अगर आपकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बन रही तो आप इसमें बिल्कुल बनाकर रखें। लेकिन चूंकि बड़े शेयर लोग थोड़ा अवॉइड करते हैं, तो बड़े शेयर बड़े प्लेयर, तो वहां पर आप के हिसाब से आप इसमें निवेश की रणनीति बना सकते हैं। स्टॉप लॉस देखते हैं तो अभी क्लोजिंग स्टॉप लॉस 16,200 का लेकर चलना चाहिए। 16,200 का। कोई एनएमडीसी के लिए भी स्टॉप लॉस है सर, या लॉन्ग टर्म का व्यू है? नहीं, एनएमडीसी में आप जैसे अभी इस समय अगर लेवल्स देखते हैं तो उसके हिसाब से अगर आप एंट्री कर रहे हैं तो 63 का लेवल जो है वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से ज्यादा अच्छा है। और बीएचईएल का स्टॉप लॉस क्या बताया था आपने? 225। 225। ठीक है, परफेक्ट है सर। तो एक बहुत ही छोटे साइज वाला स्टॉक है एनएमडीसी, दूसरा नाम है बीएचईएल का जो कि 200-250 की रेंज में है, और तीसरा नाम है बड़ी रेंज का जिसमें आप डिक्सन टेक को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस और टारगेट आपके पास आ चुके हैं। बहुत धन्यवाद रवि सर, आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। जिन भी स्टॉक्स को लेकर बातचीत हुई है या फिर जो सवाल आपने एड्रेस किए या फिर जो पिक्स शेयर करी हैं, इनको लेकर कोई डिस्क्लोजर्स? जिन भी स्टॉक्स की मैंने चर्चा करी है इनमें मेरी पर्सनल कोई भी पोजीशन नहीं है, और लेकिन ऐसे सजेशन मेरे क्लाइंटों को और संदीप जी को दिए गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। इसी तरह से अपना प्रेम, ऐसा स्नेह मेरे साथ, हमारे दर्शकों के साथ आप बनाए रहें, इसी उम्मीद के साथ हम आपको विदा करते हैं सर। विश यू अ वेरी गुड डे सर। तो चलिए, रवि जी के तो आपने पिक्स देख ही लिए हैं। एनएमडीसी उन्होंने बताया ही है, बीएचईएल यहाँ पे भी आप 255 के टारगेट के साथ खरीदारी कर सकते हैं, और डिक्सन टेक्नोलॉजी 17,500 से 18,000 तक के जो लेवल्स हैं वो देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इससे पहले हमारे साथ लवलेश जी भी जुड़े थे, उनका मानना था कि एसबीआई यहाँ पे आप खरीदारी करें 800 से 810 की रेंज में, 866, 889 तक के जो लेवल्स हैं वो आपको दिखेंगे। स्टॉप लॉस आपका 795 का होना चाहिए। और टाटा मोटर्स यहाँ पे भी आपको खरीदारी करके चलना है, 666 का स्टॉप लॉस है, टारगेट 706 के होंगे। बहुत शॉर्ट टर्म के लिए आपको बताया गया था, 674 के आसपास का आपको जो करंटली प्राइस है वो नजर आ रहा है। और उससे पहले अमित गोयल जी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी 4-5 स्टॉक्स बताए थे, जिसमें आईजीएल, एमजीएल, टीटागढ़ वैगन, स्टर्लिंग एंड विल्सन और टाटा पावर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पे उनका मानना है कि आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का कार्यक्रम आपको अच्छा लगा होगा। लेकिन बीच बाजार को हम यहीं पर समेटते हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए, लेकिन कुछ ही समय में मेरे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा आपके साथ जुड़ेंगे। वायदा बाजार को लेकर जो हमारा खास शो है वो आपके लिए वो लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।